Yes, it is forming the floor of the diencephalon. You can see the points. It is maintaining the homeostasis that we have discussed yesterday. That means maintaining the internal equilibrium, involuntary behavioral control, everything. We have seen about the hypothalamic nuclei also. What is hypothalamic nuclei? When in the white matter, we can see the gray matter, that is called as a hypothalamic nuclei in case of the hypothalamus. सेरिब्रम में उसको नाम था बेसल न्यूक्लियाई, यहाँ पे इसका नाम है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. उसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं. ये मैंने आपको कल बताया था, 2 हार्मोन्स बनाते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड दी वैसोप्रेसिन. ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के अंदर है, इसलिए नर्वस सिस्टम, और क्योंकि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स बनाता है, इसीलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी कनेक्ट करता है. अच्छा, ये कौन कौन सी चीजों को रेगुलेट करता है? तो हमारे हार्ट रेट को, रेस्पिरेशन को, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, and all the electrolyte and the water balance. It has centers for the thirst, hunger, sleep, fatigue, satiety center, मतलब feeling of fullness, secretion of glands of the gastric intestinal glands. Okay. Next, the floor of the hypothalamus shows downward projection, जिसको हमने क्या नाम दिया था? Downward projection को क्या बताया था मैंने? Do you remember? हाइपोफिजियल स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? हाइपोफिजियल स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम. करेक्ट है? यस, हाइपोफिजियल स्टॉक और द इनफंडिबुलम, जिसके ऊपर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज? क्या बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को? और एक tell me. Yes, all of you can hear me, no beta? Yes, ma'am. Pituitary gland is also called as a hypophysis. Hypophysis. डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं हम? इनफंडिबुलम भी बोल सकते हो या फिर हाइपोफिजियल स्टॉक भी बोल सकते हो, जिसके ऊपर पिट्यूटरी, उल्टा पिट्यूटरिक है, डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ठीक है. फिर हमने बताया था कि हमारे हाइपोथैलेमस में जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक का मतलब है आईज, आईज का जो नर्व है वो क्रॉस हुआ है. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आई का नर्व है वो क्रॉस हो गया है. तो जब कोई चीज क्रॉस होता है बायो में, उसे हम चाइज्मा फॉर्मेशन कहते हैं. आपने पढ़ा भी होगा क्रॉसिंग ओवर में, है ना? जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा था, ये लेसन पढ़ा था सेल डिवीजन, तो आपने पढ़ा था ना, जब भी क्रोमोसोम क्रॉस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं चाइज्माटा फॉर्मेशन. डू यू रिमेम्बर? Yes. Yes. चाइज्मा का मतलब होता है क्रॉस होना. ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस में ना हमारा जो दोनों ऑप्टिक नर्व है, जो हमारे दोनों आंखों में गया है, वो वहां पे हाइपोथैलेमस में जाकर वो क्रॉस हो गया है. इसलिए हमें दोनों आंखों से एक ही चीज हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं. ठीक है, दोनों आंखों से हम एक ही चीज प्रोजेक्ट कर पाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनोक्यूलर विजन. इसके साथ साथ यहाँ पर मैमेलरी बॉडीज है, जो सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में पाया जाता है, जो कि रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए मदद करता है, मतलब पहले की चीजों को याद करने के लिए मदद करता है. अंडरस्टूड? So this is what is the functions of the hypothalamus, which you have to learn for your board exam. This can be asked in the board exam ki write down the functions of hypothalamus or write down a short note on hypothalamus. तो जो भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है. Understood? Yes, ma'am. Yes. So you can see all these things. आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ऑप्टिक चाइज्मा ऑल्सो. यू सी ऑल द डायग्राम्स नाइसली एंड प्रॉपरली. देखो, ये उल्टा है, स्टॉक उल्टा है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोफिजियल स्टॉक बोलेंगे, जिसके ऊपर कौन है? उल्टा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है. और ये रीजन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस रीजन बोलेंगे.
here you can see there is a optic chiasma formation. ठीक है, this is the limbic lobe. Yes, अभी हम लिम्बिक सिस्टम के बारे में कल मैं आपको बता रही थी. So लिम्बिक सिस्टम कैसे फॉर्म होता है? So limbic system has been formed by the hypothalamus, amygdala, epithalamus, thalamus, hippocampus. ठीक है, इन सब चीजों को एक साथ मिला के ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है. ठीक है, रुको अभी डायग्राम देखो तो आपको समझ जाएगा. देखो अब यहाँ पे जो पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं? लिम्बिक सिस्टम. क्या क्या है देखो, कौन कौन सी चीजें हैं? हाइपोथैलेमस जो कि हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, एमिगडाला जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है, एपिथैलेमस हमने देखा वहां पे पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है, थैलेमस हमने देखा कि वो गेट कीपर है, हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी को कंट्रोल करता है. तो ये सबको मिलाकर हम एक सिस्टम बोलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट. पूरा एक सर्किट है ना, न्यूरोनल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स न्यूरोनल सर्किट जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम. सो 1 mark क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम. What is limbic system? So you can write down it is a complex neuronal circuit formed by कितने चीजों से फॉर्म होता है? 1 2 3 4 और 5. hypothalamus, amygdala, epithalamus, thalamus and the hippocampus. Understood? इसका काम क्या क्या है? You can just write down कि it regulates the body function, it regulates the emotion, it helps in memory. Yes, it helps in the gateway to cortex. Gateway cortex मतलब cerebral cortex की हम बात कर रहे हैं. Understood? Yes, ma'am. Yes. If you want, you can take a screenshot of this page so that when you are learning about the limbic system, you can recollect the things. Please take a screenshot. Okay. Now we are going to learn about the next part. So we have completed with all the parts of the forebrain. ठीक है, मैं वापस एक बार रिवाइज कर रही हूँ. फोरब्रेन का सारे पार्ट्स. सो डायनसेफेलॉन में हमने देखा 3 हिस्से हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. एपिथैलेमस में हाईलाइट क्या था? पीनियल ग्लैंड था जो कि स्लीप को कंट्रोल करता है. थैलेमस को हमने क्या बोला था? वहां पे वो गेट कीपर है, रैस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है. दोनों थैलेमस एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एवेंक्युलर कमीशर. और हाइपोथैलेमस का खास बात क्या था? हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड था. ठीक है, और लिम्बिक सिस्टम. ठीक है, now we have completed with the forebrain. forebrain में हमने 3 चीज पढ़ ली. forebrain में हमने olfactory lobe भी पढ़ा, forebrain में हमने cerebrum भी पढ़ा और forebrain में हमने diencephalon भी पढ़ा. Now it's turn to learn about the midbrain or the mesencephalon. So midbrain is again कहाँ पर located है? सबसे पहली बात कि midbrain located कहाँ पर है? So the midbrain is located between the diencephalon and the pons virali. This region is the pons virali. तो diencephalon के नीचे है और pons virali के ऊपर है. ठीक है, diencephalon के नीचे है और pons virali के ऊपर है. इसके 2 हिस्से हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. इफ यू सी द वर्ड क्वाड्रा का मतलब क्या होता है? 4. तो यहाँ पे 4 जेमिनाज है, 4 कंपार्टमेंट्स है या 4 राउंड एलिवेशंस है. ठीक है, मिड ब्रेन के एक हिस्से में देयर आर 4 एलिवेशंस एंड देयरफॉर द नेम इज गिवन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. एंड दूसरा है क्रूरा सेरिब्री. क्रूरा सेरिब्री को आप क्रूरा पेडेंकल भी बोल सकते हो. पेडेंकल मीन्स अ स्टॉक. पहले हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही समझेंगे. So there are 4 rounded elevation on the dorsal surface of the midbrain. जो ऊपर के 2 elevations है
they are been called as a superior colliculi. और जो नीचे के दो एलिवेशंस है उसको नाम है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. सुपीरियर विजुअल रिफ्लेक्सेस में मदद करता है, मतलब देखने के लिए, और इंफीरियर ऑडिटरी मतलब सुनने के रिफ्लेक्सेस में मदद करता है. इसका बेसिकली मूवमेंट किससे रहता है? हेड मूवमेंट से रहता है. मतलब सुपीरियर कॉलिक्यूलाई एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलाई दे आर हेल्पिंग इन विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू द हेड मूवमेंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आंख मतलब आंख पर पट्टी बांधी और मैंने आपको बताया कि आप मुझे बताओ कि कौन से साइड से साउंड आ रहा है, कोई भी एक साइड से साउंड बजाया, तो आप हेड के मूवमेंट को करोगे ना साउंड के डायरेक्शन में. सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. साउंड का अगर रिफ्लेक्स हेड मूवमेंट कर रहे हो तो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई से कर रहे हो, और अगर कान आपके बंद है, सिर्फ आपको देखकर बताना है, तो जैसे बॉल आ रहा है, क्रिकेट खेलते वक्त जब बॉल आता है तो बॉल को देखते हुए हेड का मूवमेंट किया जा रहा है. सो दैट इज एग्जांपल ऑफ सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, दैट इज विजुअल रिफ्लेक्सेस. अंडरस्टूड क्या बोल रही हूँ मैं? सो जस्ट एक बार वापस देखो, नहीं समझेगा तो प्लीज मुझे पूछो. Corpora quadrigemina. Quadra means 4 geminas, 4 elevations. So there are 4 elevations on the dorsal side of the midbrain. अपर के जो 2 एलिवेशंस है उसका नाम है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और नीचे के जो 2 एलिवेशंस है उसका नाम है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. सुपीरियर कॉलिक्यूलाई विजुअल रिफ्लेक्सेस में मदद करता है, मतलब देखने वाले रिफ्लेक्सेस में, जबकि इंफीरियर कॉलिक्यूलाई सुनने वाले ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस में मदद करता है. So basically it helps in the head movement. अब हम बात करेंगे क्रूरा सेरिब्री की. क्रूरा सेरिब्री को ही क्रूरा पेडेंकल भी कहा जाता है. क्रूरा पेडेंकल, पेडेंकल का मतलब ही होता है स्टॉक. ठीक है, ओके. सो these are two thick fibrous tract. ट्रैक है मतलब ही इसका नाम पेडेंकल है. On the inferior side of the midbrain. These tracks are 2 tracks, ascending nerve fibers and descending nerve fibers. ठीक है, near the center of midbrain we can see red muscles. Now what is red nucleus? What is red nucleus? Again यहाँ पे भी हमें क्या नजर आता है? Gray matter present in the white matter. ग्रे मैटर इन द व्हाइट मैटर. तो अगेन उसको न्यूक्लियस तो बोलेंगे, पर हम इसको नाम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? रेड न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं. समझा? रेड न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज रेड न्यूक्लियस? ग्रे मैटर विद इन द व्हाइट मैटर. अलग अलग जगह में है कंसेप्ट वही, ग्रे मैटर इन द व्हाइट मैटर, पर अगर वो सेरिब्रम में रहेगा तो उसको आप नाम दोगे बेसल न्यूक्लियाई. अगर हाइपोथैलेमस में रहेगा तो उसको आप नाम दोगे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, और जब वो मिड ब्रेन के क्रूरा सेरिब्री में रहेगा तो आप उसको नाम दोगे रेड न्यूक्लियस. समझ में आया? यस मैम. अब इसको रेड न्यूक्लियस क्यों नाम दिया? बिकॉज ये मसल्स को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, हमारे पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है, मसल्स को कंट्रोल कर रहा है. सो इट इज कंट्रोलिंग अवर बॉडी का पोस्चर, मसल टोन, मोटर एक्टिविटीज एंड मोटर कोऑर्डिनेशंस. ठीक है, and therefore called as a red muscles. Understood all of you? It is connecting the cerebrum. It is this sclera cerebrina. They form a RAS system again, and they connect the cerebrum with the midbrain. forebrain और midbrain को connect करता है ये. तो दोनों को ब्रिज का काम कर रहा है, रैस का काम कर रहा है. ये भी एक रैस की तरह है. रैस मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है. रिले सेंटर, जैसे हमने थैलेमस को बोला था ना रिले सेंटर, उसी तरह से ये भी एक रिले सेंटर है. इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग द फोर ब्रेन विद द मिड ब्रेन. बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें. वापस रिपीट कर रही हूँ मैं. मिड ब्रेन और द मेसेनसेफेलॉन. सबसे पहला है प्रेजेंट कहाँ पे है? तो डायनसेफेलॉन के नीचे है और पोन्स वेरोली के ऊपर है. ठीक है, देन इसके अंदर इसके 2 हिस्से हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरेब्री.
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के भी दो पार्ट्स हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई, है ना. So it is 4 elevations, 2 of superior colliculi and 2 of inferior colliculi. Superior colliculi helps in the visual reflexes with the head movement, and inferior colliculi helps in auditory reflexes with the head movement. Crura cerebri is also called as a crura peduncle. Okay. Now this it is having two tracts, ascending nerve fibers and the descending nerve fiber. यहाँ पे भी in the white matter we can see the great matter called as a red nucleus. It is controlling the posture of our body, muscle tone, motor activities and motor coordination. It is also having the RAS system. It is also connecting the forebrain to the midbrain. Only this much you have to understand. So you can see the midbrain part. All of you can see the midbrain part. You can see the superior colliculi. You can see the inferior colliculi. Midbrain. ये pons varoli है, pons varoli के ऊपर है, diencephalon के नीचे. You can see the red nucleus, red nucleus. समझा? All the regions, superior, inferior, हमने red nucleus पढ़ा है. और भी होते हैं nucleus, but आपको 12th standard के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है. There are और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बट आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सारी चीजों को कट शॉर्ट किया है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द हाइंड ब्रेन. तो पहले आप हाइंड ब्रेन के रीजन्स को समझ लो. देखो हाइंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम. ये जो देखो फ्लावर के जैसा दिख रहा है, फूल के जैसा या झाड़ के जैसा, तो ये है सेरिबेलम, ये है pons varoli और ये तीसरा है medulla oblongata. So let us learn about that. So hind brain again is called as a rhombencephalon. It is divided into 3 parts. They are pons varoli, cerebellum है, हाँ ये cerebellum, cerebrum नहीं है, cerebellum है, and the medulla oblongata. पहले हम pons varoli की बात करते हैं. तो pons varoli कैसा है? राउंडेड है, बल्जी पार्ट है ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. सो देखो पहले डायग्राम देखो. देखो ये वाला pons varoli है. कैसा दिख रहा है आपको pons varoli? राउंड दिख रहा है, बल्जी दिख रहा है ना, ऑन द अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम. व्हाट इज ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन, pons varoli एंड medulla oblongata, तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं. Please note down this also. What is brainstem? Midbrain, pons varoli and medulla oblongata. Yes, forms the brainstem. Understood? So what is pons varoli? Again, just see. It is rounded, bulgy side on the brainstem. Okay. Now see the other part. It consists of cross bands of nerve fiber, which is connecting the cerebrum to the cerebellar, to the medulla oblongata and the spinal cord. In short, मतलब क्या है कि ये सारे ब्रेन के सारे हिस्सों को कनेक्ट करता है. सेरिब्रम को भी कनेक्ट कर रहा है, सेरिबेलम को भी कनेक्ट कर रहा है, मेडुला ओब्लोंगेटा को भी कनेक्ट कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को भी कनेक्ट कर रहा है. सो pons varoli बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन क्यों है? क्योंकि ये सारे रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है. इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलते हैं, मतलब ग्रे मैटर के अंदर, सॉरी व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर. So we can see several nuclei over here also. You don't have to learn the name of the nuclei over here. Understood? pons varoli, बस इतना ही पढ़ना है pons varoli के लिए. समझा? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. pons varoli is a rounded bulgy part on the brain stem. What is brain stem? Brain stem is made up of midbrain, pons varoli and medulla oblongata, which will continue as a spinal cord.
इसके अंदर क्या खास बात है, यहाँ पे क्रॉस बैंड्स दिखते हैं हमें, विच विल कनेक्ट द सेरिब्रम टू द सेरिबेलर लोब्स टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। समझा? Yes, ma'am. सिंपल है। Yes, sir. नेक्स्ट इज द सेरिबेलम। फर्स्ट लार्जेस्ट हमने सेरिब्रम को बोला था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हमने किसको बोला था, सेरिब्रम को। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, सेरिबेलम है। बहुत सारे बच्चे लोग है ना कंफ्यूज होते हैं इसमें बेटा। हाँ, सेरिबेलम अलग है, सेरिब्रम अलग है। सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर भी दो लैटरल हेमिस्फीयर्स हैं, जैसे वहां पे भी था ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। एंड बीच में क्या प्रेजेंट है, मीडियन वर्मिस। मीडियन वर्मिस को आप सेंट्रल वर्मिस भी बोल सकते हो। मीडियन वर्मिस मतलब सेरिबेलम के भी दो हिस्से होते हैं। देखो ये सेरिबेलम है, इसके भी दो हिस्से हैं, तो आधे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला कौन है, मीडियन वर्मिस, जिसको आप सेंट्रल वर्मिस भी बोल सकते हो। मीडियन वर्मिस या फिर सेंट्रल वर्मिस। नेक्स्ट इसमें भी बाहर के रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे और अंदर के रीजन को मेडुला बोलेंगे, सेम। ठीक है। अच्छा, व्हाइट मैटर के अंदर intermixes with the gray matter to show a tree like pattern, जिसको हम कहेंगे arborvitae। You can see the tree like pattern, ट्री के जैसा अपीयरेंस दिख रहा है आपको। सो इस ट्री लाइक अपीयरेंस को क्या नाम दिया जाता है, आर्बोरविटे। व्हाइट मैटर इंटरमिक्सेस विद द ग्रे मैटर टू शो अ ट्री के जैसा अपीयरेंस कॉल्ड एज द आर्बोरविटे। यहाँ पे भी सेम गायराइज है, सल्काइज है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, 3 pairs of myelinated bundles called as a cerebral peduncles which connects the cerebellum to other parts of the central nervous system। myelinated है मतलब myelin sheath वाला है। It maintains the equilibrium, posture, balancing, orientation, moderation of voluntary movements and muscle tone. It is a center for neuromuscular activities which is responsible for controlling activities like walking, running, speaking. मतलब basically in one word if I want to say cerebellum का function, ये पूरे अपने बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो देखो जब कोई ज्यादा अल्कोहल पीता है, ठीक है, जब ज्यादा कोई अल्कोहल पीता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, तो क्या होता है, उसका सेरिबेलम इफेक्ट होता है। इसके लिए वो लड़खड़ा के चलता है, वो सीधे खड़े नहीं हो पाता, सीधे बात नहीं कर पाता, लड़खड़ा के चलता है। क्यों लड़खड़ा के चलता है, बिकॉज सेरिबेलम इज बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ओवर अल्कोहल। ज्यादा अल्कोहल पीने से सेरिबेलम गेट्स अफेक्टेड। समझ में आया? Yes. Yes. So again, very simple to understand, and any doubt you can just ask me. एक बार वापस देखो, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ सारे पॉइंट्स। सो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर दो लैटरल हेमिस्फीयर है, जिसको आप क्या नाम दे सकते हो, सेरिबेलर हेमिस्फीयर बोल सकते हो। और बीच में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल वर्मिस या फिर आप इसको मीडियन वर्मिस भी बोल सकते हो। इसके अंदर भी व्हाइट मैटर है एंड ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर जो है वो ग्रे मैटर में इंटरमिक्स हो गया है, जिसकी वजह से एक ट्री के जैसा पैटर्न बन गया, एक झाड़ के जैसा पैटर्न बन गया, जिसको हम बोलते हैं आर्बोरविटे। ठीक है। इसमें भी कॉन्वोल्यूशंस है, इसमें भी डिप्रेशंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गायराइज एंड सल्काइज बोलते हैं। ठीक है। वी से इट एज ए गायराइज एंड सल्काइज। ठीक है। देन यहाँ पे भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूक्लियाइज आर बीन प्रेजेंट ओवर हियर आल्सो। Then next is pairs of myelinated nerve bundles called as a cerebral peduncle. They are connecting the cerebellum to the other parts of the CNS.
और फिर इसका फंक्शन की क्या क्या काम करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स कराता है, मसल टोन कंट्रोल करता है, वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, everything is been controlled by the cerebellum. So shall we move forward? Next is the medulla oblongata. Medulla oblongata is been called as a chota mendu. Normal term में उसको छोटा मेंदू बोलते हैं. It is very important region of the brain. A small injury to this region may lead to the sudden death of an organism. ठीक है, अगर इसको थोड़ा भी इंजुरी हो गया तो it may lead to the sudden death of an organism. Okay, so and therefore it is very important part of the brain. Why it is so important? When you learn the function, you will understand why it is so important. So let us first learn the part. It is a posterior part of the brain, continue as a spinal cord. इसके अंदर ग्रे मैटर है और बाहर व्हाइट मैटर है, जबकि ब्रेन में ऊपर कैसा था, ब्रेन में बाहर ग्रे था और अंदर व्हाइट था, पर मेडुला ऑब्लोंगेटा में उल्टा है, बाहर ग्रे है और अंदर व्हाइट है. ये सारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशंस, वैसोमोटर एक्टिविटीज, पेरिस्टालिसिस. तो अगर थोड़ा भी इसको इंजरी हो गया ना तो हार्ट बीट और रेस्पिरेशन तुरंत बंद हो जाता है एंड देयरफॉर लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. नॉन वाइटल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्वॉलोइंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, यॉर्निंग हो गया, ये सारी चीजों को भी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला वेंट्रिकल प्रेजेंट है, फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट ओवर हियर. ठीक है, यहाँ पे भी कोरॉइड प्लेक्सस है विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द CSF. ठीक है, कोरॉइड प्लेक्सस. What is the fourth ventricle present called as? It is called as a metacell. Metacell. ठीक है. Then the posterior choroid plexus has 3 openings. A pair of lateral foramen of Lusca. ये important point है बेटा. And a median foramen of Magendie. Please note down these points. Very important. Can be asked for MCQ or 1 mark question in the board exam. कोरॉइड प्लेक्सस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, प्लेक्सस का मतलब है नेटवर्क जो कि CSF बनाता है. इस प्लेक्सस के 3 ओपनिंग्स हैं, 3 ओपनिंग्स हैं. 2 लैटरल ओपनिंग्स हैं, पेयर ऑफ लैटरल ओपनिंग्स. फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग, फोरामेन का मतलब होता है ओपनिंग. सो 2 लैटरल ओपनिंग है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ लुस्का, और एक बीच का ओपनिंग है, मीडियन ओपनिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैजेंडी. अंडरस्टूड, यस और नो? एक बार पूरा रीड करो, कुछ नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में. Please check and tell me whether you have not, if you have not understood any of the point, please let me know. मैम. यस बेटा बोलो. मैम क्या पोस्टेरियर
Carotid plexus has 3 opening वाला repeat कर सकते हो? हाँ वो बेटा, last one. यस यस यस, श्योरली श्योरली। सी कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है, पहले ये बताओ कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? नेटवर्क। हमने कोरॉइड प्लेक्सस और कहाँ पढ़ा था? डू यू रिमेम्बर? एपिथैलेमस में पढ़ा था हमने कोरॉइड प्लेक्सस। तो कोरॉइड प्लेक्सस का मतलब मैंने क्या बताया था? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और नर्व फाइबर्स विच विल हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ CSF। जो CSF बनाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। तो ये जो प्लेक्सेस है ना, ये जो नेटवर्क है ना, इसके 3 ओपनिंग्स है, 3 रास्ते हैं जहां से CSF बाहर आ सकता है। 2 लैटरल ओपनिंग है, 2 साइड वाले ओपनिंग है। जो साइड वाले ओपनिंग है उसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ लस्का। यू कैन सी ओवर हियर, फोरामेन ऑफ लस्का। और जो बीच का ओपनिंग है, 3 है ना, तो 2 इधर हो गए और एक ये है बीच वाला, कॉल्ड एज अ फोरामेन ऑफ मेजेंडाई। अभी समझा? Yes, ma'am. Any doubt? Any other doubt? If you are reading the textbooks, then please read the other things also. Always remember, ये सब ऐसा दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर में। कैन यू टेल वगैरह दिया होगा, या फिर इंटरनेट में फ्रेंड दिया होगा, या ऑलवेज रिमेम्बर दिया होगा। तो जो भी टेक्स्ट बुक ने इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ ऑलवेज रिमेम्बर, डू यू नो, जहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, उसमें से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसके बारे में आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है उसमें से शायद से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट जिसका आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड ने आपको दिया है, अपार्ट फ्रॉम द थियरी पार्ट, देयर आर सम बॉक्सेस इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, यू कैन सी आफ्टरवर्ड्स, या फिर अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप बाद में भी देख सकते हो। ये तो इंटरनेट माय फ्रेंड वाला एक ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे, तो जिसके आंसर्स नहीं दिए उसमें से तो नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, पर जिसके आंसर्स बोर्ड ने आपको दिए हैं, ऑलवेज रिमेम्बर या डू यू नो, ऐसा वाला चीज जो जिसका आंसर्स बोर्ड ने दिए उसमें से भी बोर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। अंडरस्टूड? सो डोंट नेग्लेक्ट ऑल दैट थिंग्स, एंड व्हेन यू आर फ्री ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर डू यू नो एंड ऑल, या फिर वो इंटरनेट माय फ्रेंड, उसको आपको एक्टिविटी दिया है टेक्स्ट बोर्ड ने, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट। ठीक है, सबको समझ में आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we will be learning about the spinal cord. We have finished with all the parts of the brain. All the parts of the brain. Now we will be starting with the spinal cord. Okay. Before starting with the spinal cord, I just want to show you this wala PPT once again. Okay. So study of brain is called as encephalogy. Brain is present in the brain box called as a cranium. ये वाला हमने टेबल आपने लिखा था. You have copied down this table also. What is medulla oblongata also called as? Myelencephalon. Cerebellum and pons viruli is also called as a metencephalon. ये सब आपने लिखा है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then forebrain के 3 हिस्से हमने पढ़े थे. Olfactory lobe, which is also called as a rhenencephalon, cerebrum, telencephalon and the diencephalon. Olfactory lobe हमारे में छोटा है.
सेरिबेलम लार्जेस्ट पार्ट है, आप देख सकते हो ऐसे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, और बीच में क्या है, कॉर्पस कैलोजम है। आप देख सकते हो गायराइज है, सल्काइज है, फिर 4 लोब्स बन गए हैं, 3 सल्कस की वजह से 4 लोब, सेंट्रल सल्कस, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड द लैटरल सल्कस। फिर हमने हर एक लोब का अलग अलग फंक्शंस पढ़ा था कल। पैराइटल का क्या काम है, टेम्पोरल का, ऑसिपिटल का, ठीक है। उसके साथ साथ हमने 2 स्पेशल एरियाज पढ़ा था, ब्रोकास एरिया एंड द वर्निक्स एरिया। फिर हमने डायंसेफेलॉन देखा, यू सीन द एपिथैलेमस, उसमें पीनियल ग्लैंड होता है जो कि स्लीप इंड्यूस करता है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। थैलेमस आरएएस सिस्टम, हाइपोथैलेमस तो अभी हमने पढ़ा, लिम्बिक सिस्टम देखा हमने, मिड ब्रेन देखा, मिड ब्रेन में हमने रेड न्यूक्लियस भी देखा। देन हाइंड ब्रेन, पॉन्स वेरोली, ये भी आरएस का काम करता है, सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। Now we are going to learn about the spinal cord. So central nervous system ka we have finished the one part, that is the brain. Now we are going to learn the second part of the central nervous system, that is the spinal cord. So it is the second important part of the central nervous system. It is a lower extension of the medulla oblongata of the brain. तो आप देख सकते हो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड है ना। आप देख सकते हो ये सब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ये क्या है बीच का, ये एक वर्टिब्रे है, ये दूसरा वर्टिब्रे, बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये एक वर्टिब्रे, ये दूसरा वर्टिब्रे, बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और इसके अंदर जो कैविटी है, जो 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 स्पेस है, जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं, इसके अंदर ये अपना स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। अंडरस्टूड, समझ में आया ना आपको कैसा है ये डायग्राम। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो फाइबर फाइबर के जैसा आपको नजर आ रहा है, दे आर द स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर आता है। अगेन देखो, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारा स्पाइनल कॉर्ड किसमें प्रोटेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड है। और स्पाइनल कॉर्ड में भी कवरिंग होगा कि नहीं, यस। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी मैंने आपको कवरिंग बताया था ना, मेनिंजेस का कवरिंग यहाँ पे भी है। सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या है कि ड्यूरा मैटर के पहले एपिड्यूरल स्पेस होता है, एपिड्यूरल स्पेस विच इज फिल्ड विद द फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम का जो होल है, वर्टिब्रल कॉलम का जो होल है उसे हम कहते हैं न्यूरल कैनाल। देखो इसमें 2 चीजें, कंफ्यूज मत होना। वर्टिब्रल कॉलम का जो होल है उसे हम कहेंगे न्यूरल कैनाल, पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक होल है जिसे हम कहेंगे सेंट्रल कैनाल। तो चाहिए तो आप लिख लो ये दोनों वर्ड, न्यूरल कैनाल अलग है, सेंट्रल कैनाल अलग है। न्यूरल कैनाल क्या है, इट इज अ होल of the vertebral column in which the spinal cord is present. ठीक है, it is the hole or the space of the vertebral column in which our spinal cord is present. Central canal क्या है, central canal क्या है, it is a space or it is a ventricle of the spinal cord. ठीक है, it is a ventricle of the, ventricle नहीं बोल सकते, we can say a hole or a space or a cavity of the spinal cord, क्योंकि वेंट्रिकल तो हमने ब्रेन को बोला था। क्लियर, न्यूरल कैनाल सेंट्रल कैनाल में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, फिर
स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 कवरिंग है मेनिंजेस का, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। तो पाया मैटर विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। CSF forms a fluid cushion around the spinal cord. CSF कहाँ पर प्रेजेंट है? इनसाइड द सेंट्रल कैनाल। नाउ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? CSF कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंट्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रल कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। All of you have understood now the difference between neural canal and central canal? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो CSF कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंट्रल कैनाल में। और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूरल कैनाल में। So let us learn the general structure of a spinal cord. So it is long, it is cylindrical, about 40 to 45 centimeter long है, just 2 to 2.5 centimeter broad है, broadest at anterior end। पर जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे लंबर की तरफ आएगा, ये टेपरिंग होते जाएगा, पतला होते जाएगा। तो जो टेपरिंग पार्ट है, जो पतला वाला पार्ट है, मतलब ऊपर से मोटा है और नीचे से, जैसे चोटी नहीं होती है, जैसे किसी के लंबे बाल है तो चोटियां होती हैं, तो ऊपर से मोटा है पर नीचे नीचे आते आते पतला हो जाता है। सो दैट वैसे ही कुछ फॉर्म का स्पाइनल कॉर्ड भी है, ठीक है। सो ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड है पर नीचे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट में पतला है। तो पतला वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कोनस मेड्युलैरिस, कोनस मेड्युलैरिस। और फिर बाद में वो एकदम पतले थ्रेड के जैसे हो जाता है लास्ट में, जिसको हम बोलेंगे फाइलम टर्मिनाली, फाइलम टर्मिनाली, ठीक है। सो ऊपर से जैसे कोई भी मम्मी वगैरह का आपने देखा होगा, तो छोटी ऐसे ऊपर से मोटी मोटी है और फिर नीचे नीचे आते आते पतली हो गई, तो दैट इज कोनस मेडुलैरिस। और फिर बाद में सिर्फ थ्रेड रह गया, सिर्फ पतला पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रह गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? फाइलम टर्मिनाली। इसमें बहुत सारे टर्म्स बेटा, इसको रेगुलर आप पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा। ये कोनस मेडुलैरिस कहाँ पर फॉर्म होता है? हमारे लंबर बोन, लंबर वर्टिब्रेट। आपने याद है ना आपको 11th स्टैंडर्ड का, हमारे बैकबोन में, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पहले क्या आता है? नेक के रीजन में क्या है? सर्वाइकल है, 7 सर्वाइकल, याद है ना आपको? Yes, फिर ma'am. सर्वाइकल के बाद 7 सर्वाइकल, देन 12 vertebral column. हाँ बोलो बोलो। Ma'am, 12 vertebral column. 12 थोरैसिक है, Vertebrae. थोरैसिक, थोरैसिक 12 वर्टिब्रल thoracic. 12 कॉलम तो thoracic. पूरा ही है ना। 12 thoracic. देन उसके बाद 5 lumbar. वेरी गुड, 5 लंबार। देन उसके बाद 5 सैक्रल, और फिर 4 कॉकिक्स, दैट इज अ टेल बोन, है ना। तो ऐसा हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो कोनस मेडुलैरिस है, वो कहाँ तक प्रेजेंट है पता है? सेकंड लंबर वर्टिब्रे तक प्रेजेंट है, फर्स्ट या सेकंड के बीच में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, सर्वाइकल से स्टार्ट हो रहा है, 7 सर्वाइकल है, थोरासिक है, और थोरासिक आते 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 पतला हो गया, और सेकंड लंबर तक ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद से वैसे थ्रेड, थ्रेड है मतलब, थ्रेड है मतलब क्या है? सिर्फ मेनिंजेस है, समझा? सिर्फ मेनिंजेस की कवरिंग बच जाती है नीचे, Yes, ma'am. ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में 2 स्वेलिंग्स नजर आते हैं, 2 स्वेलिंग्स हैं। एक ऊपर की तरफ स्वेलिंग है जिसको हम सर्वाइकल स्वेलिंग बोलते हैं, और एक लंबर रीजन में स्वेलिंग है कि जिसको हम लंबर स्वेलिंग कहते हैं। सो 2 स्वेलिंग्स हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स, 31 पेयर्स मतलब 31 राइट साइड, 31 लेफ्ट साइड, इतने सारे स्पाइनल नर्व्स बाहर आते हैं जो हमारे पूरे हाथ और पैर में स्प्रेड है। सो हमारे पूरे लैटरल साइड्स में स्प्रेडेड है। These nerves are concentrated in the regions of cervical, lumbar, which shows the swelling. So there are 2 swellings, cervical swelling and the lumbar swelling. Bunch of nerve appears like a horse tail like structure, and therefore it is called as a cauda equina. Cauda का मतलब होता है tail, और equina is a scientific name of the horse. So
जो लास्ट है, जो बंडल ऑफ नर्व है, ये जो बंडल ऑफ नर्व बन रहा है, स्पाइनल नर्व बन रहा है, देखो यहाँ पे ये जो बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व बन रहा है, देखो ये वाला, ये कैसे दिख रहा है? घोड़े की पूंछ के जैसा दिख रहा है। इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाडा एक्विना। क्वाडा एक्विना। तो एक बार वापस मैं रिपीट करूंगी क्या क्या हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सबसे पहले हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा कि ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के न्यूरल कैनाल में प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी कवरिंग है मेनिंजिस का। से फर्क क्या है कि ड्यूरा मैटर के ऊपर एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट है जिसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। So epidural space, dura matter, subdural space, arachnoid matter, subarachnoidal space, pia matter, और फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी सेंट्रल कैनाल होता है जिसमें CSF भरा हुआ है। फिर हमने उसका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखा, ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, रॉड के जैसा है, 42 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है। जो ऊपर वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का वो मोटा है, जैसे वो नीचे नीचे आते जाएगा पतला 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 होते जाता है। तो जो टेपरिंग पार्ट है उसे हम कोनस मेडुलारिस बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट है जो थ्रेड जैसा बच जाता है उसे हम फाइलम टर्मिनाली कहते हैं। ये जो फाइलम टर्मिनाली है वहां पर बंच ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है। ये नर्व्स कैसे बनते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में से जो भी नर्व्स बाहर आते हैं उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स, मतलब 62 nerves are coming out from the spinal cord. 62 nerves, 31 pairs. So they are been called as a spinal nerve. स्पाइनल, ये जो बंच ऑफ नर्व है ये एक घोड़े की पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है नीचे की तरफ। तो घोड़े के पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं? कॉर्डा एक्विना। हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दो जगह स्वेलिंग्स दिखता है, एक सर्वाइकल स्वेलिंग और दूसरा है लंबर स्वेलिंग। हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक प्रेजेंट है? फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर के बीच में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इट इज एक्सटेंडिंग टिल द सेकेंड लंबर रीजन। अंडरस्टूड? सी ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन। Yes, any doubt? कोई भी पॉइंट नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी अगेन। एनी डाउट चिल्ड्रंस? Yes or no? No, ma'am. No. चलिए ठीक है। No, ma'am. Now we are going to learn about the TS of spinal cord. पहले आप डायग्राम देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमने स्पाइनल कॉर्ड को कट किया, हॉरिजॉन्टली कट किया, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया।
तो पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से सारे स्ट्रक्चर्स बता दे रही हूँ, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो समझो मैंने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे कट किया तो मुझे बीच में सेंट्रल कैनाल दिखा, सेंट्रल कैनाल जिसके अंदर CSF भरा है। स्पाइनल कॉर्ड में भी बाहर व्हाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है, उल्टा है, याद रखो। ब्रेन में बाहर ग्रे था, अंदर व्हाइट था, पर मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, बाहर व्हाइट होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाहर व्हाइट मैटर है, अंदर अंदर ग्रे मैटर है। अच्छा, अब ये ग्रे मैटर ने एक एच शेप अपीयरेंस दिया है, एच शेप अपीयरेंस दिख रहा है, एच शेप जैसा बन गया है। किसकी वजह से एच शेप बन गया है? आप देखो जरा, पढ़ो, देखो एच शेप क्यों बना है बेटा? बिकॉज ऑफ द डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, इसके वजह से एक ऐसा बन गया है, एच शेप दिख रहा है, एच शेप दिख रहा है। अब आप क्या देख पा रहे हो बेटा? ये डॉर्सल हॉर्न में से क्या बाहर निकल रहा है येलो कलर का? डॉर्सल रूट। ठीक है, डॉर्सल हॉर्न में से डॉर्सल रूट निकल रहा है, और फिर यही रूट आगे जाके एक बल्जिंग पार्ट बन जा रहा है, एक स्वोलन पार्ट बन रहा है, जिसे हम गैंग्लियन कह रहे हैं। सो वो बन गया डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, इतना समझ में आया? डायग्राम से देख के पहले समझो, उसके बाद हम लोग थियरी पार्ट देखेंगे। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। स्पाइनल, प्लीज सी द कर्सर। स्पाइनल कॉर्ड में जो बीच वाला स्पेस है, इसे हमने नाम दिया सेंट्रल कैनाल, जिसमें हमारा CSF है। स्पाइनल कॉर्ड में बाहर व्हाइट है, अंदर ग्रे है। जो ग्रे है उसने एक एच शेप के जैसा दिख रहा है, एच शेप के जैसा। क्यों एच दिख रहा है? क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉर्न्स नजर आ रहे हैं। डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न। फिर आपने और क्या डायग्राम से समझा कि डॉर्सल हॉर्न में से डॉर्सल रूट निकल रहा है येलो कलर का, जो बाहर जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जा रहा है ना? वैसे ही वेंट्रल हॉर्न में से वेंट्रल रूट देखो बाहर आ रहा है, वेंट्रल रूट जो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आ रहा है। मतलब डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आए। डॉर्सल रूट वापस आगे चल के एक मोटा सा स्वोलन पार्ट बन गया, जिसको हमने नाम दिया डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जबकि वेंट्रल में ऐसा स्वोलन पार्ट नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस मैम। ओके, लैटरल हॉर्न में से कुछ निकल रहा है क्या बाहर? देखो, नहीं। तो No. लैटरल हॉर्न में से लैटरल रूट विट नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इतना हमें डायग्राम से समझ गया। अच्छा, और आपको क्या डायग्राम में नजर आ रहा है? कुछ देखो ध्यान से, देखो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, सल्कस मतलब अगेन डिप्रेशन, पर एंटीरियर मीडियन फिशर है। फिशर और सल्कस में क्या फर्क है? देखो सल्कस मतलब क्या है? डिप्रेशन। पर फिशर देखो, फिशर देखो एक गैप नजर आ रहा है डायग्राम में, देखो ध्यान से। ये तो सिर्फ एक फिशर, एक ग्रूव है, पर यहाँ पर क्या है? एक गैप नजर आ रहा है, मतलब यहां से यहाँ में गैप है, इसलिए इसको फिशर बोल रहे हैं। तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है और एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये फिशर है। ठीक है, बस अब इतने सारी चीजों को याद रखो, पहले हम इसमें कोई समझते हैं। सो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ये तो हमने अभी डायग्राम में देखा कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट स्ट्रक्चर है। जब हमने उसको टीएस लिया तब, क्योंकि वो रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे नॉर्मल, जैसे आप अब घर में कुकुम्बर काटे होगे कभी, तो कुकुम्बर भी रॉड के जैसा होता है। जब मम्मी उसका सलाद बनाती है, उसको कट करती है, तो गोल स्ट्रक्चर बनता है, गोल मिलता है, गोल स्लाइस मिलता है आपको। तो गोल स्लाइस कैसा होता है? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है। उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड भी दिख रहा है, ड्यू टू डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड शैलो एंटीरियर फिशर। तो देखो फिशर है कि नहीं है?
एक नैरो फिशर है और एक शैलो फिशर है। देखो ये शैलो है और ये नैरो है। पोस्टीरियर वाला कैसा है? नैरो। एंटीरियर वाला कैसा है? शैलो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वाला देखिए, फिशर की वजह से द फिशर डिवाइड्स द स्पाइनल कॉर्ड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड। देखो वो है कि नहीं? देखो ये फिशर है, इसकी वजह से राइट साइड बन गया, लेफ्ट साइड बन गया, दो साइड बन गए स्पाइनल कॉर्ड के। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेंट्रल कैनाल बीच में प्रेजेंट है। यस, ये हमें पता है, सेंट्रल कैनाल बीच में प्रेजेंट है जिसमें सीएसएफ है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ग्रे मैटर बाहर होता है, व्हाइट मैटर अंदर होता है। सॉरी, ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है। ग्रे मैटर की वजह से एच शेप अपीयरेंस हुआ है and white matter is forming the outside. So see all the points, whether you can understand all the points. See just once again. All of you see once again all the points. Yes, understood. Yes or Yes, no? ma'am. Yes. Yes, Yes, ma'am. Okay, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, now टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में लेट अस सी अबाउट द फिशर्स। नाउ फिशर्स हमने देखा है डिवाइड्स द ग्रे मैटर इनटू 6 हॉर्न्स। 6 हॉर्न्स, 6 कैसे हो गया? 2 डॉर्सल हॉर्न, 2 लैटरल हॉर्न्स और 2 वेंट्रल हॉर्न। पेयर्स है ना बेटा, इसलिए 6 हॉर्न्स हो गए। ठीक है, ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं हम। ग्रे मैटर जो बीच वाला है, ग्रे मैटर जो एच शेप है, उसमें 6 हॉर्न्स हो गए, 2 डॉर्सल, 2 लैटरल, 2 वेंट्रल। ये तो हो गया ग्रे मैटर की बात। पर अभी आप व्हाइट मैटर पे आओ। द फिशर डिवाइड्स द व्हाइट मैटर इनटू 6 कॉलम्स और फ्यूनिक्यूलाइज। व्हाइट मैटर में भी 6 कॉलम्स बनते हैं या फ्यूनिक्यूलाइज बनते हैं। ग्रे मैटर में आप उसको हॉर्न बोलोगे, व्हाइट मैटर में आप उसको फ्यूनिक्यूलाई बोलोगे। सो वापस वही डॉर्सल फ्यूनिकुलाई, लैटरल फ्यूनिकुलाई, वेंट्रल फ्यूनिकुलाई। समझ में आया? एक बार ये भी रीड कर लो अच्छे से।
Yes. So see now, all of you, with this diagram. Now, let us understand more about it. अभी मैंने आपको बताया था dorsal horn से क्या बाहर आता है, dorsal root, जिससे क्या बनता है, dorsal root ganglion, है ना. देखो, dorsal horn से आ रहा है dorsal root और dorsal root से बन रहा है dorsal root ganglion, जो spinal cord के बाहर आ रहा है. ठीक है. वैसे वेंट्रल हॉर्न से बन रहा है वेंट्रल रूट, पर इससे वेंट्रल गैंग्लियन नहीं बन रहा है. ठीक है. देखो डायग्राम में, यहाँ पे कोई बल्जिंग पार्ट है क्या, नहीं. वेंट्रल हॉर्न से बन रहा है वेंट्रल रूट, पर वेंट्रल गैंग्लियन नहीं बन रहा है. ठीक है. अब the association or the interneurons lie inside the gray matter, which receives a signal from the sensory nerve, analyze it, interrupts it, and direct the response towards the motor neuron lying towards the ventral horn. तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर अभी हम समझेंगे. पहले देखो क्या होता है, अभी हम इसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे. तो इसमें आप क्या समझोगे कि सेंसरी न्यूरॉन जो है ना, मैसेज लाके डॉर्सल रूट गैंग्लियन को देता है. वो किसको देता है, डॉर्सल रूट को देता है. फिर वहां से डॉर्सल हॉर्न में जाता है. तो ये जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ पे एनालाइज होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. कोई भी रिफ्लेक्सेस का यहाँ पे एनालाइज होता है ग्रे मैटर में. जैसे कि आपको किसी ने प्रिक किया, निडल से प्रिक किया, तो आप थोड़ा सा मूवमेंट दिखाओगे, कुछ भी रिस्पॉन्स दिखाओगे. तो जिसने प्रिक किया है वो सेंसरी न्यूरॉन से आएगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, वहां से आएगा डॉर्सल रूट नर्व में, फिर वहां से आएगा डॉर्सल हॉर्न में. यहाँ पे एनालाइज होगा कि आपको करना क्या है, आपको वहां से साइड हटना है या फिर रोना है, वॉटेवर, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा. फिर ये जो एनालाइज हुआ है वो यहाँ से वेंट्रल रूट से मोटर नर्व लेकर इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा. समझा मैं क्या बोल रही हूँ. Yes, ma'am. तो यहाँ पे वही चीज दिया गया. देखो, द एसोसिएशन और द इंटरन्यूरॉन, हमने पढ़ा था ना एसोसिएशन न्यूरॉन क्या है, इंटर न्यूरॉन क्या. हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन. तो एसोसिएशन न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में प्रेजेंट है. ठीक है. जो क्या रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन को रिसीव करता है. उसके बाद ये एसोसिएशन न्यूरॉन करता क्या है, उसको एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर उसके बाद रेस्पॉन्स तैयार करता है, जो कि वो म्यूटर न्यूरॉन के थ्रू वेंट्रल हॉर्न में भेजता है. समझ में आ रहा है क्या बोला है ये पूरा लाइन. एक बार रीड करो, नहीं समझा तो अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. प्लीज ट्राई टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट ऑल द 3 points.
Yes, understood. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now, lateral horns have the neurons of the autonomous nervous system. अभी देखो, अभी तक हमने डॉर्सल रूट पढ़ा, वेंट्रल रूट पढ़ा, वेंट्रल हॉर्न पढ़ा, डॉर्सल हॉर्न पढ़ा. अब हम लैटरल हॉर्न के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसके पास जो न्यूरॉन्स है वो किसके हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के. So the nerve arising from these neurons merges out from the ventral root of the spinal nerve. लैटरल हॉर्न के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है. लैटरल हॉर्न क्या है? वापस देखो, लैटरल हॉर्न के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स ऑफ किसके हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के, जो किसमें मर्ज होने वाले हैं? बाद में किसमें मर्ज होंगे ये लोग? वेंट्रल रूट में मर्ज होंगे. ठीक है, सो दे मर्ज आउट फ्रॉम द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व. व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं. असेंडिंग ट्रैक जो है वो सेंसरी इंपल्स को लेकर जाता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन, जबकि डिसेंडिंग जो है वो मोटर इंपल्स को लेकर जाता है फ्रॉम ब्रेन टू द लैटरल एंड वेंट्रल फिनिकुला ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, again see all the points once again. Done बच्चा? Yes. Yes, ma'am. You can see, you can draw this diagram in your exam, or else same diagram has been given in your textbook also. You can just go through it. You can see the fissures. So posterior is a septum like one and here it is shallow one. देख सकते हो आप डायग्राम में, आपको ये फर्क दिखाना है. यहाँ पे आपको ऐसा शैलो बनाना और यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर दोगे तब भी चलेगा. ये व्हाइट मैटर है, ये ग्रे मैटर है, ये सेंट्रल कैनाल है. Central canal is lined by the ependyma cells and ependyma cells are helping in the formation of CSF. है ना, सेंट्रल कैनाल के अंदर एपेंडाइमा सेल्स होते हैं. ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, एपेंडाइमा सेल्स which helps in the formation of CSF. जब मैंने आपको CSF पढ़ाया था तभी बताया था कि एपेंडाइमा सेल्स helps in the formation of CSF. फिर ग्रे मैटर से हॉर्न बन रहे हैं, डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट से डॉर्सल गैंग्लियन, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट, लैटरल हॉर्न से कोई रूट नहीं बनता है बट उसमें एएनएस के नर्व्स होते हैं. फिर हमने क्या पढ़ा, इसके ऊपर कवरिंग आप देख ही सकते हो, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर का. बस, एंड ऑल दिस थिंग्स इज बीन डन. ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? मेन सेंटर फॉर ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. जो भी आप रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करते हो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. So it provides the pathway for the conduction of sensory and motor impulse to and from the brain. It provides neuron connection to many parts of the body.
So that was all about the spinal cord also. Just go through once again all the parts of the spinal cord. So what we have learned for the spinal cord, that it has been protected inside the neural canal. It is again surrounded by all the meninges. ठीक है, इसके अंदर CSF है, ठीक है, इसके अंदर भी CSF है. स्पाइनल कॉर्ड कितना कैसा है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, उसका साइज आपने देखा, उसका ब्रॉडनेस देखा. देन वो ऊपर से मोटा है और नीचे आते आते क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा. एंड देयरफॉर कॉल्ड एज अ कोनस मेडुलैरिस. एंड आफ्टर दैट इट कंटिन्यू एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज अ फाइलम टर्मिनाले. फाइलम टर्मिनाले जहां पर है, वहां पे बंच ऑफ नर्व्स भी फॉर्म होते हैं, स्पाइनल नर्व्स भी फॉर्म होते हैं, और सब मिला के घोड़े के पूंछ के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है. इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डा एक्विना बोलते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व निकलते हैं, जो कि हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड है. फिर हमने देखा कि जब हमने उसको कट किया, स्पाइनल कॉर्ड को जब हमने कट किया तो हमने उसको क्या बोला, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. तो कट करने के बाद वो कैसा दिखा हमें, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट दिखा. उसमें दो फिशर ये दिखे हमें, नैरो फिशर एंड शैलो फिशर. तो पोस्टीरियर वाला नैरो है, एंटीरियर वाला शैलो है. ये फिशर के वजह से स्पाइनल कॉर्ड दो हिस्से में ऐसा बट गया है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो एक कैविटी प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल, जिसमें हमारा CSF भरा है. ये सेंट्रल कैनाल के अंदर ही एपेंडाइमा सेल्स होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड में बाहर व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है. ग्रे मैटर एक H शेप का अपीयरेंस बन रहा है. ये H शेप क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ द हॉर्न्स. सो देयर आर 6 हॉर्न्स, पेयर ऑफ डॉर्सल हॉर्न, पेयर ऑफ लैटरल हॉर्न, पेयर ऑफ वेंट्रल हॉर्न. व्हाइट मैटर भी 6 कॉलम्स में बदलता है. कॉलम्स को हम फ्यूनिकुलाइज भी कहते हैं. सो डॉर्सल फ्यूनिकुला, लैटरल फ्यूनिकुला, वेंट्रल फिनिकुला. फिर हमने क्या देखा कि डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट बनता है, डॉर्सल रूट से डॉर्सल गैंग्लियन बनता है. वैसे ही वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट बनता है. फिर हमने क्या देखा कि सारे रिफ्लेक्स एक्शन में नर्व्स कैसे जाते हैं, डॉर्सल रूट से, सेंसरी न्यूरॉन से डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट से सेंसरी न्यूरॉन से डॉर्सल रूट गैंग्लियन, फिर जाएगा डॉर्सल रूट, फिर जाएगा ग्रे मैटर के एसोसिएशन न्यूरॉन में. एसोसिएशन न्यूरॉन इसे एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और फिर उसके बाद वो इम्पल्स को वेंट्रल रूट से वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट में भेजेगा, और वेंट्रल रूट से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में. सो लैटरल हॉर्न हैव द न्यूरॉन्स ऑफ, तो हमने वेंट्रल रूट के बारे में बात कर लिया, हमने डॉर्सल रूट के बारे में बात कर लिया. अब लैटरल हॉर्न्स के बारे में बात करते हैं. इसके अंदर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम दिस न्यूरॉन, दे आर मर्जिंग विद द वेंट्रल रूट. व्हाइट मैटर के अंदर भी 2 ट्रैक से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक. असेंडिंग ट्रैक सेंसरी है, डिसेंडिंग ट्रैक मोटर है. एंड देन लास्टली द डायग्राम, और फिर उसका फंक्शन. तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, उसका पूरा मेन काम है, इट इज अ मेन सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन. पाथवे प्रोवाइड करता है सेंसरी एंड मोटर के लिए, टू एंड फ्रो द ब्रेन, and it provides nervous connection to many parts of the brain. ठीक है, so with that we are finished with the central nervous system. Central nervous system का हमारा सब कुछ पढ़ के हो गया है. See, all the diagrams are very 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 important. सारे diagrams important हैं. एक भी diagram ऐसा नहीं है जो आप नहीं करोगे. All diagrams are important. Now peripheral nervous system, let us start this topic. ठीक है, peripheral nervous system का मतलब है जो पेरीफेरी में है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आता है. जो भी नर्व्स हमारे ब्रेन से बाहर आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व. जो भी नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रहा है उसे हम कहेंगे स्पाइनल नर्व.
तो क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. So peripheral nervous system, they are connecting the central nervous system to different parts of the brain through the receptors and the effectors. So we are having two things, cranial nerves जो ब्रेन में से बाहर आ रहे हैं, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर आ रहे हैं. अभी आपको मैंने बताया स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, 31 पेयर्स. और वैसे क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं. सो डिस्टिंग्विश आपको लिख लो आप लोग प्लीज. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पहले दो पार्ट कर लो, cranial nerve, spinal nerve. This distinguish can be asked in the board exam. Cranial nerves, they are developed from the brain. Spinal nerve are developing from the spinal cord. How many cranial nerves we have? We are having 12 pairs of cranial nerves, means 24, and 62 spinal nerve, 31 pairs of spinal nerve. Cranial nerves originate from or out or the terminate into the brain only. मतलब ब्रेन में से ही निकलते हैं, ब्रेन में ही खत्म होते हैं, सिर्फ एक छोड़े के. वेगस नर्व जो है ना, सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, जो हमारे स्टमक तक जाता है. बाकी के जितने 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है ना, 12 में से एक को छोड़ के बाकी के जो 11 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है, वो ब्रेन में ही निकलते हैं और ब्रेन तक ही खत्म हो जाते हैं. स्पाइनल नर्व ऐसा नहीं है. स्पाइनल नर्व दे कम्युनिकेट विथ ऑल द बॉडी पार्ट्स. क्रेनियल नर्व्स तीनों टाइप के हो सकते हैं, सेंसरी, कुछ इसमें से सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं, कुछ मिक्स्ड है. पर स्पाइनल नर्व अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि सारे स्पाइनल नर्व जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है, दे आर ऑल मिक्स्ड टाइप. मिक्स्ड टाइप का मतलब क्या होता है बेटा, दे आर बीन फाउंड फ्रॉम बोथ सेंसरी एंड मोटर वन. इसका रीजन हम पढ़ेंगे बाद में. हाँ, ये क्यों मिक्स्ड टाइप है, अभी के लिए आप इतना पूरा लिख के लो. क्रेनियल नर्व के आपको पूरे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पढ़ने हैं. कौन से मोटर है, कौन से सेंसरी है, कौन से मिक्स्ड है, ये सब भी आपको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले आप इतना ही कॉपी कर लो, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग दिस 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मोर डिटेल. Copy down fast and let me know. Done.
Yes, ma'am. Yes. ओके, तो इसके टाइप्स मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है. सो व्हाट वी हैव सीन, जस्ट गो थ्रू. वी हैव लर्न दिस, वी हैव स्टार्टेड विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर पेरिफेरी. पेरिफेरी मींस साइडवेज में जो प्रेजेंट है. सो ये जो नर्व्स है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो भी नर्व्स है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही बाहर आते हैं और हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं. तो जो भी नर्व्स हमारे ब्रेन से बाहर आते हैं उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व, जो कि 12 पेयर्स हैं, जो ब्रेन में शुरू होते हैं और ब्रेन तक ही सीमित रहते हैं, वहीं पे टर्मिनेट भी हो जाते हैं सिर्फ एक को छोड़ के. जबकि स्पाइनल नर्व ऐसा नहीं है. स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड में से बाहर आते हैं और पूरे बॉडी में हमारे स्प्रेड है, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, एवरीवेयर इट इज बीन स्प्रेडेड. सो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स हैं एंड स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स हैं, ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेनियल नर्व तीनों टाइप के होते हैं. सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं. ये वी विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स इन फर्दर पार्ट ऑफ द लेसन. आपको ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पूरा बाय हार्ट करना है, पूरा रट्टाफाई करना है उसको. वो कौन से टाइप का है, हर एक कौन से टाइप का, वो भी आपको पूरा पढ़ना है. आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी दिया होगा, वो पूरा टेबुलर फॉर्म आपको पूरा रट्टाफाई करना है, ठीक है. सो कौन से क्रेनियल नर्व कौन से टाइप के हैं, सेंसरी है कि मोटर है कि मिक्स्ड है, ये सब भी आपको जानना है, बिकॉज एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. स्पाइनल नर्व में ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, सारे स्पाइनल नर्व मिक्स्ड टाइप के हैं. ये क्यों मिक्स्ड टाइप के, इसका भी रीजन आपको पढ़ना है, दैट आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, कि व्हाई ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड टाइप, देयर इज अ रीजन फॉर इट. Okay, so that also we will be learning in the further part of the lesson. Understood all of you? Yes. Yes. So if possible, Peter, please try to draw a diagram of this TS of spinal cord. ठीक है. और क्या है, ब्रेन के भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? आई विल कोई तो भी दिन में आपका नोटबुक बोलूंगी चेक करने के लिए. आप अपना होमवर्क कर रहे हो कि नहीं टाइम पे? Yes. Yes, ma'am. Yes. Writing down in your notebook में, because see अगर आप पढ़ने के बाद ही आज ही नोटबुक में नोट डाउन करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Make a habit of reading the textbook. Textbook reading is very important. ठीक है. So in the next class we will be seeing learning about the cranial nerves, spinal nerves. ठीक है. Yes, all of you understood? Yes. Yes.